माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हो। तो चलो फिर इसी अच्छी बात के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का नया सेशन, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ MCQ क्वेश्चंस। ये तुम्हारे फर्स्ट टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मेरा ये सेशन स्पेशली डेडिकेटेड है क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए, जिनका फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला है। और जैसा कि CBSE ने अनाउंस किया है कि MCQ क्वेश्चंस ही आएंगे आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम में। बट यदि स्कूल मान लो अपने फर्स्ट टर्म के एग्जाम को कंडक्ट कराता है और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो अकॉर्डिंगली मैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जब तुम्हें इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी, तो सेम टाइम बहुत सारी बातों को डिस्कस करूंगी, जिससे तुम्हारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रिपरेशन है वह भी होता चला जाएगा। इसलिए डोंट वरी फॉर एग्जाम, बी विथ मी, मेरे साथ रहो, तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा और एग्जाम की अच्छी तैयारी चलती जाएगी। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी लाइव चैट में या कमेंट सेक्शन में, तुम्हारे जवाब मुझसे पहले आने चाहिए, तभी पता चलेगा कि तुम्हारा प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। ओके? और जिसका नहीं आएगा उसको मैम का थप्पड़ यहाँ से, है ना? इसलिए सबको जवाब देना है, क्योंकि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो लाइव प्रोसेस, और अभी मैं जो भी क्वेश्चन सेट की हूँ वो लाइव प्रोसेस के फर्स्ट पैरा से, तो बहुत ही ईजी है। तो देखो कि तुम कितना सही करते हो, तुम्हारी प्रिपरेशन कितनी है। ओके, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू मेक देयर फूड। इसके पहले मैं थोड़ा सा तुम लोग को डिस्कस कर दूं रिवीजन के तौर पे, कि हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं। लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि देयर आर द वेरियस प्रोसेस टू मेंटेन द लाइफ। ठीक है, वेरियस प्रोसेसेस में हमारा जो न्यूट्रिशन था वो फर्स्ट प्रोसेस था। न्यूट्रिशन में हमने क्या सीखा था कि जो भी फूड हम लोग लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं, और उस बेसिस पे जो हमारा न्यूट्रिशन होता है वह दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब कौन से ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉप्स है, कौन से ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉप्स है, ये भी तुम्हें क्लियर है, और कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह के सब्सटेंस एज ए रॉ मटेरियल्स लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू मेक देयर फूड। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करेंगे अपना भोजन बनाने के लिए, अपने भोजन के रूप में। हम एक बात बता दें कि हम लोग जो भोजन लेते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्या आंसर होना चाहिए? प्लांट। अब बताओ प्लांट क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्लांट क्या है, अब इस एक क्वेश्चन से देखो तुम्हारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। प्लांट क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। ठीक है, तो अभी जो मैं बात की, न्यूट्रिशंस कितने टाइप के हुए हैं? दो तरह के, ऑटोट्रॉप्स एंड द हेटेरोट्रॉप्स। प्लांट क्या हुआ हमारा? हेटेरोट्रॉप्स। प्लांट के साथ साथ और भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो भी क्या होते हैं, सॉरी प्लांट क्या हुए, सॉरी प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स। प्लांट के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया है वो भी ऑटोट्रॉप्स है। ठीक है, अब प्लांट जो अपना खाना बनाता है उसमें कौन सा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करता है? CO2 एंड H2O। ओके, क्या यूज करता है? CO2 प्लस H2O। तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू मेक देयर फूड क्या होगा? प्लांट होगा, क्योंकि फंगाई क्या है? फंगाई हेटेरोट्रॉप्स है, उसमें हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। ये जो बात मैं बताते जा रही हूँ प्लीज याद करके रखना। नेक्स्ट वन, एनिमल्स। एनिमल्स क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है, क्योंकि वो भी अपना खाना कहाँ से लेता है? प्लांट से लेता है। तो तुम्हारा ये एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू मेक देयर फूड, इस क्या होगा? प्लांट होगा। इसको मैं रब करती हूँ ताकि मुझे जगह मिलेगा और मैं बाकी जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से डिस्कस कर पाऊंगी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स व्हिच टेक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एज ए फूड। अब एक बात बताओ, हमारे अंदर हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वह क्या करते हैं? डाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं? जब तुमसे यदि कोई पूछा जाए न्यूट्रिशन, जब तुमने पढ़ा, ऑटोट्रॉप्स पढ़ा, हेटेरोट्रॉप्स पढ़ा, होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ा जो कि अमीबा में होता था, तब फिर स्टार्ट क्या हुआ?
डाइजेशन, मतलब कि हमने खाना ले लिया, खाने लेने के बाद क्या होना चाहिए, डाइजेशन होना चाहिए हमारे बॉडी के अंदर। डाइजेशन का सिंपल तुम्हारा डेफिनेशन क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इज ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वह कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एज ए फूड लेते हैं और तब उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ओके, मिनरल्स। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? एनिमल्स। अब यहाँ देखो, प्लांट्स क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि प्लांट्स तो इनऑर्गेनिक लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लिख दो, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ओके। एल्गी क्या है? एल्गी भी हमारा ऑटोट्रॉप्स है। बैक्टीरिया क्या है? कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप्स होते हैं। केमिकल बैक्टीरिया जैसे होते हैं सल्फर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन क्लियर, सेकेंड वन। अब थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमें देखना है कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चलो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग रिवीजन करते जाएंगे, ठीक है। और ये तुम्हारा एकदम एनसीईआरटी बेस्ड है, तुम्हारा एनसीईआरटी का एक एक जो भी पैरा है वो क्लियर होते जाएगा। मतलब उस एक पैरे से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैं बना के तुम लोगों के लिए लेकर आई। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी एंड एनिमल्स आर। अब बताओ, फंगई के पास क्लोरोफिल है? नहीं है, तो एक क्वेश्चन बना, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंगई का क्या होगा? जब क्लोरोफिल है ही नहीं तो क्या होगा बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो। हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ से हमारा क्लियर हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगाई एंड एनिमल्स, और हम लोग में भी क्लोरोफिल नहीं है तो हम लोग भी क्या है? हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। कीमोट्रॉपिक मैंने क्या क्या लिखा है इसमें? ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, कीमोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक तो हम है नहीं। फंगाई में तुम्हारा हो सकता था कुछ कंफ्यूजन हो, तो फंगाई के पास क्लोरोफिल नहीं है जैसे कि मैंने बताया, तो वो भी हेट्रोट्रॉपिक ही होगा, ऑटोट्रॉपिक हो नहीं सकता। कीमोट्रॉपिक अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सल्फर को यूज करते हैं, तो वो क्या होगा? वो कीमोट्रॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स डाइजेस्ट देयर फूड, एनिमल्स डाइजेस्ट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ। बताओ, अटक रहे हो इस क्वेश्चन में? समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? यदि समझ में नहीं आ रहा है तो तुम सीधा सवाल उल्टे तरीके से करो, ओके। मतलब हमें नाक ऐसे नहीं छूना, नाक ऐसे छूना है। चलो देखो फिर, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? अभी कोई भी एनिमल्स, हम लोग भी तो एक एनिमल्स ही है ना। हाँ, भले हमारे क्या सींग नहीं लगे हुए हैं, हमारी पूंछ नहीं है, बट वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स। चलो ठीक है भाई, तुम एनिमल से नहीं हो, मान लेते हैं, चलो ह्यूमन बीइंग ही है। तो जो हम में है डाइजेशन, जो भी एनिमल्स होते हैं उनमें डाइजेशन जो होता है फूड का कैसे होता है? याद करो डाइजेशन को, फ्लैशबैक में जाओ। फूड लेते थे, स्टमक से क्या निकलता था, हमारे सलाइवा में क्या होता था, स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या निकलता था। तो बोलोगे मैम वो तो सिंपल था, एंजाइम, एंजाइम तो आपने लिखा ही नहीं है, शायद भूल गई हैं। तो तुमको जब एंजाइम नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? अच्छा, हार्मोन्स, हार्मोन्स तो करता नहीं था भाई फूड का डाइजेशन। ब्लड तो कैरी करता था डाइजेस्टेड फूड को, डाइजेशन थोड़ी ना करता था, है ना। तो इसका मतलब कि कुछ नया सा दिख रहा है, बायो कैटलिस्ट, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में क्लियर कट एक लाइन दिया हुआ है, बायो कैटलिस्ट और एंजाइम। सीबीएसई के जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे, सैंपल पेपर भी मार्केट में आ चुके हैं, ओके, प्रैक्टिस के लिए। तो इससे मैंने एनसीईआरटी के वर्ड को पकड़ा है। तुम बायो कैटलिस्ट के बगल में लिख दोगे याद करने के लिए एंजाइम। तो इसका आंसर क्या होगा? एनिमल्स डाइजेस्ट देयर फूड विद द हेल्प ऑफ बायो कैटलिस्ट, को ही हम लोग एंजाइम से बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। प्लांट्स स्टोर अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ। तुम लोग फटाफट ये बोलते हो कि फोटोसिंथेसिस हुआ मैम, ये बहुत सिंपल है, फोटोसिंथेसिस में CO2 यूज किया, H2O यूज किया। प्लांट हमारा क्या था? हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, याद करते चलो। प्लांट्स हेट्रोट्रॉप्स, खाना कैसे बनाया? थ्रू फोटोसिंथेसिस,
ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या यूज किया, CO2 प्लस H2O को यूज किया, ये किया ना। अच्छा, बाकी जो साइड बुक्स होते हैं उसमें दिया है तुम्हारा, क्योंकि हमारे 11th-12th के सिलेबस में लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन 11th में तुमको पढ़ना है। बहुत सारे साइड बुक में जो 10th क्लास का जो NCERT के अलावा जो बुक है उसमें भी दिया हुआ है कि जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है वो 2 फेज में होता है, ठीक है। तो एक दिया हुआ लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। लेकिन जब NCERT का तुम बुक उठाओगे उसने लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को नहीं मेंशन किया है, बट 3 स्टेप्स दे दिया है, ठीक है। जिसमें पहले स्टेप्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने प्लांट्स करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं, किसके थ्रू, क्लोरोफिल के थ्रू, ओके। और उसके बाद क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को चेंज करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। सेकेंड पॉइंट में दिया है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, फिर वाटर टूट जाता है, किसमें टूट जाएगा, तब वहीं पे जब स्प्लिटिंग होता है तो ऑक्सीजन देता है और कुछ प्रोटॉन्स देते हैं। जब वाटर टूटेगा तो वहां से कुछ ATP भी रिलीज होगा, फिर उसी ATP और NADPH भी निकलेंगे। तो इतना तो NCERT में नहीं दिया है, बस सेकेंड पॉइंट दिया है कि वाटर मॉलिक्यूल्स स्प्लिट्स, ओके। और थर्ड में दिया है CO2 रिडक्ट्स इनटू द, या रिडक्शन ऑफ CO2 टेक्स प्लेस इनटू द कार्बोहाइड्रेट्स। यही 3 पॉइंट है। जब हम लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की बात करेंगे तो तुम्हारे लाइट रिएक्शन में क्या हो जाता है, वही फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट जो तुम्हारा NCERT का है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, किसके थ्रू, थ्रू क्लोरोफिल, क्लियर। सेकेंड पॉइंट तुम्हारा क्या है, सेकेंड पॉइंट क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ द, और इसमें ये एक लाइन और लिख लो, लाइट रिएक्शन चेंजेस इनटू द, लाइट एनर्जी चेंज इनटू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। एंड लाइट एनर्जी चेंजेस इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में NCERT में ये दिया हुआ है, स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर, और कंफ्यूज नहीं होना है, इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन। मतलब ये 2 इंसिडेंट तुम्हारे लाइट फेज रिएक्शंस में हो गए। लाइट रिएक्शन होता कहाँ है, थैलेकोइड में, ओके। क्लोरोप्लास्ट का तो स्ट्रक्चर पता है ना, नहीं पता है तो अभी 9th का मैं 1 शॉट रिवीजन कराऊंगी, सेल वाला देख मजाक कर रही हूँ। चलो, अब ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या उन्होंने मेंशन किया है, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखना इससे तुम्हारे कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे। ये कौन सा फेज है, ये है डार्क फेज। डार्क फेज कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, ठीक है। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थैलेकोइड में। हालांकि क्वेश्चन नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली कि लाइट रिएक्शन होता कहाँ है, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, क्योंकि 11th के सिलेबस में है। बट तुम्हारे स्टेप्स तुमको याद करना है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है फर्स्ट फेज में, सेकेंड, और लाइट एनर्जी किस में चेंज होता है, केमिकल एनर्जी में होता है, ये याद रखना। सेकेंड, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है, इससे एक क्वेश्चन बनेगा जो मैं अभी डिस्कस करूंगी। और थर्ड होगा रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स याद हो गए। यदि सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो, हालांकि सीबीएसई तो नहीं पूछेगा, बट यदि तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में पूछा गया तो ये पूछ सकता है कि फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स लिखो। ओके, क्लियर यहाँ तक सबको? और आंसर दे रहे हो तुम लोग, चैट बॉक्स में आंसर दे रहे हो या कमेंट सेक्शन में आंसर दो, फिर मैं देखती हूँ किसके कितने सही हुए। और मेरे आंसर के पहले तुम्हारे आंसर आने चाहिए, है ना। चलो, प्लांट्स स्टोर्ड अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ। अब प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस हो गया तो क्या बना, जब फोटोसिंथेसिस हुआ तो फूड बना कार्बोहाइड्रेट्स, माइंड इट, ठीक है।
जो यूज करना था उसे अपने एनर्जी के लिए उसने उसको यूज किया, लेकिन जब अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स बच गए तो उनका क्या होगा, उनका ये होगा कि वो स्टोर कर लेंगे। तो जब स्टोरेज की बात आती है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ, बताओ किस में होगा, ग्लाइकोजन में स्टोर होगा, स्टार्च में होगा, शुगर में होगा, कार्बोहाइड्रेट्स में, बताइए बताइए फटाफट 2 मिनट, लिखो लिखो लिखो, तुम लोग चैट बॉक्स में लिखो, देखते हैं अटकते हो कि नहीं। यहाँ पे स्टोर्ड होगा स्टार्च में, और यहीं से एक क्वेश्चन क्लियर कर दे, वो भी एनसीईआरटी की ही लाइंस है कि जिस तरह से प्लांट में स्टोर होता है अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट, एकदम एनसीईआरटी की मैं लाइंस डाली हूँ, यदि प्लांट स्टोर करता है अनयूज्ड कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च के फॉर्म में, तो ग्लाइकोजेन जो होगा उसको स्टोर करता है कौन, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन, हम में स्टोर होता है। मतलब एनिमल्स में जो भी फूड, जो हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह खाए, फूड जो एनर्जी के रूप में यूज होना था यूटिलाइज हो गया, बट जो बचे हुए रहते हैं वह किस फॉर्म में जाते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। क्लियर 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 क्लियर, ओके। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय प्लांट, बताओ रॉ मटेरियल्स क्या यूज किया जाता है फोटोसिंथेसिस में, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। CO2 यूज करते हो, आंसर गलत हो जाएगा, सिर्फ CO2 लिखोगे। H2O यूज करते हो, फिर आंसर गलत हो जाएगा यदि सिर्फ H2O लिखोगे। तो हमें क्या लिखना होगा, CO2 और H2O दोनों होगा, वहीं पे टिक मार्क करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू, पहले बताई थी मैं फर्स्ट पॉइंट में लाइट रिएक्शंस के, कि जो लाइट एब्जॉर्ब करता है कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। कहाँ रहता है, थैलेकोइड में रहता है, जो मैं बोल रही हूँ उस पर भी ध्यान देना। फिर लाइट एनर्जी किस में चेंज होता है, केमिकल एनर्जी में, तो लिख दिया केमिकल एनर्जी। क्लियर, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस O2 कम्स फ्रॉम, तुम तो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ लेते हो, CO2 प्लस H2O, सनलाइट लिया, एब्जॉर्ब किया क्लोरोफिल, फिर कार्बोहाइड्रेट्स बन गए, और प्लस O2, यही करते हो ना फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, CO2 प्लस H2O, सनलाइट हुआ, सनलाइट आया, यहाँ पे क्लोरोफिल था जो एब्जॉर्ब किया सनलाइट को, और तुमने क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6, और प्लस लिख दिया O2। क्या सोचे यहाँ पे कहाँ से आता है O2, बताओ। अब इससे आएगा ये इससे आएगा, वो जो O2 रिलीज होता है, ये तो मेडिकल में नीट में भी क्वेश्चन पूछते हैं, वो जो O2 रिलीज होता है किसके थ्रू होता है, H2O का जो स्प्लिटिंग हुआ था सेकेंड पॉइंट में, वहां पे O2 रिलीज होता है। तो मतलब आंसर क्या होगा, H2O, आंसर क्या होगा H2O। 2 क्वेश्चन मैं और बता रही हूँ। अब ये CO2 क्या है, CO2 क्या है, गैसेस है। तो गैसेस जो होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली प्लांट में किसके थ्रू होता है, तो ये तो सिंपल है तुम्हारा आंसर कि तुम बोलोगे कि मैम एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा, बट सिर्फ स्टोमाटा नहीं होता, हाँ मेजर पार्ट जो होते हैं गैसेस के CO2 के, वो स्टोमाटा ही खुलता है, बंद होता है और CO2 एंटर करता है। बट इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे स्टेम्स में भी लेंटिसेल्स वगैरह होता है, उसके थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, रूट्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो चलो स्टोमाटा इज द मेजर पार्ट थ्रू द गैस ऑफ एक्सचेंजेस टेक्स प्लेस। तो वो जो CO2 एंटर करता है स्टोमाटा में, उसको कौन रेगुलेट करता है, बताओ बताओ। एंट्री ऑफ CO2 in stomata regulated by किसके थ्रू होता है बताओ, क्या रहता है, ए स्टोमेटल ओपनिंग, बी गार्ड सेल,
मेसोफिल सेल, अब ये मत सोचना कि मैं पहली बार सुन रहा हूँ इसे। स्टोमेटा कैसा होता है पता है ना भाई? ऐसे 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 बीच में ओपनिंग रहता है और यहाँ पे ऐसे इसके गार्ड सेल्स रहते हैं। हाँ, अब जैसे ही प्लांट्स वाटर एब्जॉर्ब करता है, अमाउंट ऑफ वाटर जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये क्या करेगा, ये इसमें टर्जिडिटी बढ़ जाती है, फूल जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाता है, क्योंकि उस समय क्या करना है, उसको वाटर को रिलीज करना है। लेकिन जैसे ही वाटर कम होता है स्टोमेटा बंद हो जाता है। ठीक है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग को कौन करता है, रेगुलेट करता है गार्ड सेल्स। ठीक है, ओके, क्योंकि स्टोमेटल ओपनिंग तो खुलता और बंद होता है, वो रेगुलेट थोड़ी ना करता है अपने आप को। मेसोफिल सेल्स क्या है, लीफ में पाए जाते हैं मेसोफिल सेल्स, जहाँ की क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट बोलो, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है वहां पे मेसोफिल सेल्स में। क्लियर? चलो, तो ये भी हो गया। अब एक और क्वेश्चन मैं बताती हूँ। फोटोसिंथेसिस हम लोग क्या जानते हैं, कब होता है, दिन में होता है, रात में होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है तुम्हारा, लास्ट क्वेश्चन है। एक सेकेंड मैं थोड़ा देखती हूँ, बताती हूँ। चलो, इंडिजिट प्लांट्स photosynthesis takes place. बताओ कब होता है, ड्यूरिंग डे, बी ड्यूरिंग नाइट। बताओ इन दोनों क्वेश्चन में कब होगा फोटोसिंथेसिस डिजिट प्लांट में। डिजिट प्लांट में जो है फोटोसिंथेसिस जो होता है वह रात के समय होता है। तो ये तुम्हारे 10 क्वेश्चन थे, जो मैक्सिमम तुम्हारा जो फर्स्ट 2-3 पैरा उससे मैंने सॉल्व कर दिया है, और वो तुम्हारा क्लियर हो गया। एनसीईआरटी का बुक पढ़ोगे एक बार तो तुरंत समझ में आएगा कि अच्छा इन सारे क्वेश्चंस को तो हमने कर लिया। और अभी जब एग्जाम का टाइम है तो प्लीज़ फॉलो एनसीईआरटी बुक। ठीक है, उसके लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ जाओ, अंडरलाइन करके फटाफट। क्विक रिविजन के लिए तुम समरी को पहले पढ़ सकते हो, फिर चैप्टर के ऊपर आओ, जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, चलो बाद के पोर्शन। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, ज़्यादा टेंशन नहीं लो एग्जाम का। ठीक है, ओके, बाय बाय।